हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इकोपॉइस क्लासेस। मैं हूं सुरभि और हम लोग कर रहे हैं इस चैनल पे आजकल एक सीरीज जिसमें हम करते हैं एनसीईआरटी सॉल्व, यानी एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस जो होते हैं उनको सॉल्व। सो हमने स्टार्ट किया हुआ है नेशनल इनकम विच इज फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 12 एंड कल हमने करे थे इसके 3 क्वेश्चंस। आज हम लेंगे नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 आपको कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लान्ड एंड अनप्लान्ड इन्वेंटरी अक्यूमुलेशन। ठीक है, सो लेट्स जस्ट कीप हाइलाइटिंग द कीवर्ड्स की क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वो बोल रहे हैं डिफरेंस किसके बीच में, प्लान्ड एंड अनप्लान्ड इन्वेंटरी। ठीक है, एंड देन उसके बाद राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन चेंज इन इन्वेंटरीज एंड वैल्यू एडेड ऑफ द फर्म। तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले मुझे जो समझ आ रहा है कि उसने डिफरेंस मांगा है तो इंट्रोडक्शन करना होगा, लेकिन आंसर अगर मैं लिखने जाती तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन में ये बताती कि इन्वेंट्री होता क्या है। ठीक है, तभी तो मैं बताऊंगी कि अनप्लान्ड और प्लान्ड क्या होता है। पहले ये तो बताओ कि इन्वेंट्री क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन में मैं 2 लाइन लिखती इन्वेंट्री के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो मुझसे पूछा है, डिफरेंस पूछा है, तो मैं एक टेबल बनाऊंगी। जब भी मुझसे डिफरेंस, डिस्टिंग्विश, ये सारे वर्ड्स होंगे तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब बॉडी, ये कल मैंने आपको सिखाया था आंसर कैसे लिखना है। बॉडी होती है, यहाँ पर क्या होता है, बॉडी मीन्स कंटेंट। ओके, द आंसर, द पॉइंट्स दैट यू राइटिंग। सो यहाँ बॉडी में हम एक टेबल बना लेंगे। यहाँ हम प्लान्ड अक्यूमुलेशन समझाएंगे और यहाँ पे हम अनप्लान्ड अक्यूमुलेशन समझाएंगे। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले हम बताएंगे दोनों का कि होता क्या है, व्हाट इज प्लान्ड अक्यूमुलेशन, व्हाट इज अनप्लान्ड अक्यूमुलेशन। नेक्स्ट हम देंगे एग्जाम्पल दोनों का। ठीक है, एग्जाम्पल कोट करेंगे। अब देख लेते हैं यहाँ आंसर में सबसे पहले क्या लिखा है, द स्टॉक ऑफ अनसोल्ड फिनिश गुड्स एंड सेमी फिनिश। ओके, सो उसने बोला सेमी फिनिश एंड फिनिश विच अ फर्म कैरीज फॉरवर्ड फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर ईयर, यानी एक साल से दूसरे साल जो हम लेके जाते हैं गुड्स एज अ प्रोड्यूसर, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इन्वेंट्री। वेरी गुड, इन्होंने भी इंट्रोडक्शन में इन्वेंट्री बताया कि इन्वेंट्री होता क्या है। देन इन्वेंट्री अक्यूमुलेशन कैन बी प्लान्ड एंड अनप्लान्ड, डेफिनेटली उसी में हमें डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो ये इन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाया। यू कैन पॉज एंड रीड कंटेंट क्या है। ठीक है, देन फाइनल इन्वेंट्री इज इक्वल टू, फाइनल इन्वेंट्री क्या होती है, जो जाती है ओपनिंग इन्वेंट्री, कि आपका इस साल के स्टार्टिंग में इन्वेंट्री कितनी थी। से फॉर एग्जांपल आप टी शर्ट्स प्रोड्यूसर है, इस साल जब आपने स्टार्ट किया 2024 टू 25, तो आपने स्टार्ट किया, आपकी इन्वेंट्री थी से 1000 यूनिट्स। ठीक है, उसमें आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री थी, उसके बाद आपकी प्रोडक्शन हुई 11,000 यूनिट्स की। ठीक है, एंड उसमें से सेल्स हो गई, तो आपकी फाइनल कितनी इन्वेंट्री बची, फाइनल इन्वेंट्री एंड में बची आपकी इतनी, क्या उन्होंने एग्जांपल से बताया। ठीक है, सो इन दिस केस इन्वेंट्री अक्यूमुलेशन इज एक्सपेक्टेड अक्यूमुलेशन एंड हेंस एग्जांपल ऑफ प्लान्ड इन्वेंट्री। कि हमने प्लान किया था कि 1000 यूनिट्स, मतलब उन्होंने एग्जांपल में जब आप देखोगे तो प्लान किया था कि इतना होना चाहिए एंड उतना हुआ। अनप्लान में क्या होता है, जैसे कोविड के टाइम हो गया, अगर आप सैनिटाइजर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप सैनिटाइजर्स जितना भी प्रोड्यूस करते थे, लेकिन सडनली डिमांड बढ़ गई तो आपको इन्वेंट्री में से लगानी पड़ी, तो वो अनप्लान इन्वेंट्री हो जाती है। ठीक है, अक्यूमुलेशन नहीं होता वो, यू नो, दैट इज नॉट अक्यूमुलेशन। अक्यूमुलेशन इज, फॉर एग्जाम्पल आप लिपस्टिक ब्रांड है एंड डिमांड बहुत कम हो गई कोविड के टाइम पे, सब मास्क लगाने लगे, नोबडी वाज डिमांडिंग लिपस्टिक्स, व्हिच इज व्हाई इट लेड टू अनप्लान्ड अक्यूमुलेशन। की प्लान नहीं था, सडनली हुआ, लेकिन वो अक्यूमुलेट हो गया जाके आपके फाइनल इन्वेंट्री में। उसका भी इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, ब्यूटिफुली एग्जाम्पल सेट करा है, एंड यही आपको करना है। बस यहाँ डिफरेंस यही है आंसर में और हमारे आंसर में कि कंटेंट यही होगा, उस कंटेंट को और ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट कैसे करना है, हमें ये करना है। तो हम टेबल बना लेंगे, व्हाट इज प्लान्ड और फिर एग्जाम्पल, व्हाट इज अनप्लान्ड एग्जाम्पल। अच्छे से हमने डिफरेंस बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, द रिलेशन बिटवीन वैल्यू एडेड एंड चेंज इन इन्वेंट्री इज शोन बाय गिवन इक्वेशन। ठीक है, अब आपको ये हम वैल्यू एडेड मेथड बता रहे हैं। यहाँ पे वैल्यू एडेड मेथड आपको पता होगा नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ पे लाइन लिख देंगे कि इन दोनों का रिलेशन को हम क्या किससे शो करते हैं, बाय वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में हम क्या करते हैं, वैल्यू एडेड मेथड से आपको यहाँ दिखेगा ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय अ फर्म इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन इन्वेंट्री माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। तो ये रिलेशन होता है आपका इन्वेंट्री का। ठीक है, एंड इट इम्प्लाइज इन्वेंट्री इंक्रीजेस, वैल्यू एडेड बाय फर्म आल्सो इंक्रीजेस, यानी इन्वेंट्री बढ़ेगी, फर्म ने वैल्यू ऐड किया, प्रोड्यूस किया, तो वैल्यू एडेड बाय द फर्म भी बढ़ेगी। सिंपल है। तो हमने ये इक्वेशन के थ्रू, इस मेथड के थ्रू, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, वन ऑफ द मेथड्स इज वैल्यू एडेड मेथड। व्हाट आर द अदर टू मेथड्स, यू हैव टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कंटेंट सेम था बट हमने उसको और अच्छे से कैसे लिखा है।
Then next question is write down the three identities of calculating GDP of a country by the three methods. Also briefly explain why each of this should give us the same value. ठीक है, so अब यहाँ पे ना आपके चार पार्ट्स में ब्रेक होगा ये आंसर. सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे कि जीडीपी कैन बी कैलकुलेटेड बाय थ्री मेथड्स. व्हाट आर द थ्री मेथड्स? आप बहुत अच्छे से एक ये लाइन लिख के, द थ्री मेथड्स आर वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड. ठीक है, एक्सप्लेनिंग इन डिटेल हेडिंग डाल दोगे या डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन डाल दोगे हेडिंग. ठीक है, ऑफ आइडेंटिटी ये हेडिंग डाल के नंबर वन आप कर दोगे वैल्यू एडेड. वैल्यू एडेड की आइडेंटिटी लिखोगे. सेकंड आप लिखोगे प्रॉपर समझाओगे उसको. देन आप इनकम मेथड की लिखोगे. देन आप एक्सपेंडिचर मेथड की लिखोगे. एंड मेरा मानोगे तो एनसीईआरटी में आपका एक डायग्राम भी है जहां वो बताता है कि प्रोडक्शन हो रही है, फिर इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, फिर डिस्पोजिशन हो रहा है उसका. तो ये पूरा मेथड में एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड हम बताते हैं. सो आई विल से यू पिक दैट डायग्राम एज वेल एंड ड्रॉ इट. अब देख लेते हैं यहाँ कंटेंट में क्या लिखा है. ये भी इन्होंने भी यही लिखा है कि जीडीपी कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग. इन्होंने पहले इनकम मेथड ले लिया है. इनकम में हम क्या करते हैं, इनकम में हम सारे वेजेस यानी जो भी आपके हाउस होल्ड लेबर की इनकम है सारी. ठीक है, देन आपके जो प्रॉफिट है, देन इनकम अर्न बाय हाउस होल्ड, रेंट, ये सारा कुछ आप लिख लेते हो, इसको अक्यूमुलेट कर लेते हो, सबकी इनकम है ये. देन वैल्यू एडेड मेथड यानी जितना भी प्रोड्यूसर्स ने प्रोड्यूस किया है उन्होंने वैल्यू एड किया है. एक्सपेंडिचर मेथड आ जाता है. एक्सपेंडिचर मेथड आपको दिखाता है कि जब उनके पास पैसा आ गया लोगों के पास तो उन्होंने डिस्पोज ऑफ कैसे किया है. कंज्यूम किया है, फर्म्स ने इन्वेस्ट किया है, गवर्नमेंट खर्चा किया है, एंड फॉरेन सेक्टर ने नेट एक्सपोर्ट के थ्रू खर्चा किया है. तो हमने ये तीनों समझा दिया. अब फोर्थ पार्ट है कि ये तीनों सेम क्यों होने चाहिए. ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि तीनों सेम क्यों होने चाहिए, आपको ये तो पता चल गया, तीनों मेथड आपने समझा दिया, आपने पढ़े हुए अच्छे से. Then the three methods give us the same result by measuring GDP. Why? ठीक है, अब ये तीन मेथड से आपको पता चलता है कि why do these three methods give you the same result. उसका एक रीजन रहता है. सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि आपके वो जो मैंने आपको डायग्राम बोला आप बनाइए कि वैल्यू ऐड हुई है, फिर उतना ही आपने इनकम डिस्ट्रीब्यूट किया है, उतना ही आपने डिस्पोज ऑफ किया है. इसी वजह से हम अज्यूम करते हैं कि तीनों चीजें इक्वल होंगी. डिटेल में देख लेते हैं. द थ्री मेथड्स गिव द सेम रिजल्ट फॉर मेजरिंग जीडीपी because what is produced in the economy is either consumed or invested. The three methods depict the same picture of an economy from three different angles. ठीक है, then while the product method presents the value added of the total production and income method depicts the income earned by the factors, lastly the expenditure method presents the expenditure income by all the factors. So basically producers ने कितना प्रोड्यूस किया उस बेसिस पे डिसाइड होता है कि फैक्टर्स को कितनी इनकम मिली, एंड फैक्टर्स को कितनी इनकम मिली उस पे डिसाइड होता है. उस वजह से आपका डिसाइड होता है कि जिनको इनकम मिली वो खर्चा कितना करेंगे. एंड ये तीनों सेम होने चाहिए. इस वजह से तीनों मेथड आपको सेम रिजल्ट देते हैं. सो यू कैन टेक अ पॉज, रीड दिस एंड ये आप कंक्लूजन में लिखिए. दिस इज परफेक्टली फाइन. ठीक है, सो आपको पता चल गया. इंट्रोड्यूस करिए कि जीडीपी कैन बी कैलकुलेटेड बाय थ्री मेथड्स. फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द आइडेंटिटीज. देन आपने सबको आइडेंटिटी दिया. आपने बताया कि ऐसे जीडीपी कैलकुलेट होता है इनकम मेथड से, वैल्यू एडेड मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से. एंड फाइनली why all three should give you same result. हाईलाइट कर दो, पूरी हेडिंग बनाओ अच्छे से ताकि एग्जामिनर को, अब यहाँ पे हेडिंग नहीं बनी हुई तो मुझे ये नहीं पता कौन सा पार्ट कब समझाया गया है. आप अगर हेडिंग दे दोगे तो एग्जामिनर लेमैन है, उसको आपने ये बता दिया कि सर आपको मैंने सब बता दिया है पार्ट्स में डिवाइड करके आंसर, और ऐसे मैंने दे दिया. तो वो पहले ही उनको पता होगा कि आपको इतना नॉलेज है, आपको इतना आता है. दे वुड बी हैप्पीली चेकिंग योर आंसर. ओके, देन फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे, लेट्स रीड इट. Define budget deficit and trade deficit. The excess of private investment over saving of a country in a particular year was 2000 crore. ठीक है, excess of private investment over savings of a country कितना था, यानी ज्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ रही थी सेविंग से, 2000 करोड़ से. ओके, द अमाउंट ऑफ बजट डेफिसिट वाज माइनस 1500 करोड़. सो माइनस 1500 करोड़ बजट डेफिसिट था. What was the volume of trade deficit of the country? ठीक है, so let's see what is the answer. सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना है. आपको क्या बोला गया, आपको डिफाइन करना है बजट डेफिसिट एंड ट्रेड डेफिसिट. तो मेरा आंसर शुरू ही होना चाहिए व्हाट इज बजट डेफिसिट एंड व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट. सो बजट डेफिसिट क्या होता है, द एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओवर गवर्नमेंट इनकम, यानी गवर्नमेंट आपका जितना खर्चा कर रही है. बजट डेफिसिट मतलब कोई भी चीज, डेफिसिट मतलब कम होना, यानी गवर्नमेंट खर्चा अगर ज्यादा कर रही है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस गवर्नमेंट की इनकम कम है. ठीक है, एक्स्ट्रा खर्चा यानी डेफिसिट में बजट. देन जी माइनस टी,
यानी गवर्नमेंट खर्चा करती है, जी कंपोनेंट से पता चलता है, टैक्सेस उसकी इनकम होती है, बजट डेफिसिट होता है। और यही बताया कि क्या होता है ये। ट्रेड डेफिसिट आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मेजर्स द एक्सेस ऑफ इंपोर्ट एक्सपेंडिचर ओवर एक्सपोर्ट रेवेन्यू। टोटल इंपोर्ट करने पे आपने टोटल कितना खर्चा किया है माइनस जो आपका एक्सपोर्ट होने से आपको रेवेन्यू मिला है, तो वो आपका बताता है ट्रेड डेफिसिट, विच इज इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। ठीक है, ये बताता है एक्सपेंडिचर ऑन इम्पोर्ट, ये बताता है रेवेन्यू अर्न बाय एक्सपोर्ट। तो अब क्या हो गया, आपका आई माइनस एस, आपकी जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, माइनस सेविंग इज इक्वल टू 2000, ये आपको पता है 2000 करोड़। और आपका जो बजट डेफिसिट है यानी जी माइनस टी है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ओके लेट्स सी, बजट डेफिसिट वाज माइनस 1500 करोड़, सो जी माइनस टी आपका जो है वो माइनस 1500 करोड़ है। ठीक है, ट्रेड डेफिसिट क्या हो गया आपका, ट्रेड डेफिसिट आपका है आई माइनस एस प्लस आपका बजट डेफिसिट। ठीक है, जी माइनस टी। ओके, ट्रेड डेफिसिट हो गया आपका। तो ट्रेड डेफिसिट कैसे पता चला आपको, ट्रेड डेफिसिट आपको पता चला 2000 प्लस माइनस, आपने टोटल देखा, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट क्या हुआ, इंपोर्ट, अब आपने इन्वेस्टमेंट आपकी सेविंग से जितनी ज्यादा है, ठीक है, प्लस आपका जो बजट डेफिसिट है, जब हमने उसको ऐड किया तो हमें मिला हमारा ट्रेड डेफिसिट। और ट्रेड डेफिसिट मिलते ही हमें ये पता चल गया कि ट्रेड डेफिसिट जो नंबर्स आ रहे हैं उससे कैलकुलेट होकर आपका ट्रेड डेफिसिट जो आता है दैट इज 500 करोड़। ओके, सो इफ यू हैव एनी अदर डाउट, एनी फर्दर डाउट इन एनी ऑफ द explanations, you can probably let me know in the comment section, and you all know कि कमेंट सेक्शन पे कुछ भी पूछोगे आई विल बी एक्टिव। एंड या वन मोर थिंग, डेली जो मैं आपको करा रही हूँ यहाँ पे, यानी जो भी हम करते हैं, जो भी पीडीएफ मैं आपको दिखाती हूँ स्क्रीन पे, वो वाला पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। यानी एक ड्राइव पे मैं अपलोड कर रही हूँ डॉक्यूमेंट, एंड आई थिंक कि वो एक्सेसिबल है टू एवरीवन जिसके पास भी वो लिंक होगा। सो आप वो लिंक पे जाके देख सकते हैं। ऑल्सो मैं टेलीग्राम पे भी पीडीएफ डेली अपलोड कर देती हूँ या अपडेट कर देती हूँ, जिससे कि आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो वहां पे भी आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। एंड ऑल्सो गाइज, आई एम इन दी प्रोसेस ऑफ रिवैम्पिंग माई वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं। वहां पे भी मैं आपके लिए सारी पीडीएफ, सारे कोर्सेज, सारी वीडियोस फ्री प्रोवाइड करने वाली हूँ। सो आई थिंक दैट वुड बी वन चैनल। यूट्यूब पे हो सकता है आपको सर्च करना है, वहां पे आपको सब चीजें बहुत ऑर्गेनाइज मिलेंगी। एंड आपको इसके अलावा मेरे साथ कोई कोर्स ज्वाइन करना है, मुझसे पर्सनल गाइडेंस लेनी है, या ट्यूशंस पढ़नी है, या कुछ भी आपको क्लास 11 12 सीयूईटी के लिए पढ़ना है, सो यू कैन ऑलवेज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स और टेलीग्राम पे कहीं भी बता सकते हो, एंड आई विल ऑलवेज बी हैप्पी टू हेल्प। एंड बाकी आई विल सी यू टुमारो विद अनदर सेट ऑफ 3 questions, एंड आई होप यू आर एंजॉयिंग द सीरीज, टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। सो अगर आप दिल्ली या कहीं पे, गर्मी बहुत है, सो गाइस टेक केयर एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, यू नो, stay happy, stay positive, and I'll see you tomorrow. Bye bye.